नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी फाइटर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में मैं मेनली भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट मेंस के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है उसको अच्छे से कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे पिछले एक महीने से, तो आप लोग को पता होगा कि मैं जो बीपीएससी मेंस का जो जीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है, इसमें हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछता है उसी को ध्यान में रखते हुए फिर मेंस का सीरीज शुरू किया था, जिसमें अभी तक बहुत सारे टॉपिक हो चुका है। जिसमें कि फर्स्ट हमने 1857 का विद्रोह देखा था, फिर किसान आंदोलन, फिर जितने भी ट्राइबल्स मूवमेंट हमारे देश में सॉरी बिहार से संबंधित है वो देखे थे। फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हो गया है। उसके बाद इसमें जो है हम गांधी युग शुरू किए थे, जिसमें कि राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ। फिर हमने इसमें देखा था कि असहयोग आंदोलन, फिर हमने इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब अभी तक मैं कवर कर चुका हूँ। और आज ये जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए। और ये जो लेक्चर जो भी मेरा आ रहा है वो बीपीएससी मेंस के लिए, सीडीपीओ मेंस के लिए, ऑडिटर मेंस के एग्ज़ाम के लिए, दोनों के सबके लिए ये मतलब यूजफुल, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, इसलिए उनके लिए भी जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, चूँकि आप लोग को पता है कि बीपीएससी अगस्त में पीटी का डेट घोषित कर दिया है कि लास्ट अगस्त में हम पीटी का एग्ज़ाम लेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज से लगभग कुछ दिन पहले मतलब 21 जून से ही बीपीएससी पीटी के लिए मैं होमवर्क सीरीज शुरू किया था। तो कई सारे का कमेंट आ रहा है या मैसेज आ रहा है सर कैसे कैसे वो हो रहा है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हालांकि मैं पहले वीडियो में चीज़ बताया था। देखिए, जो 67th बीपीएससी पीटी को ध्यान रखकर जो मेरा होमवर्क सीरीज़ जो है ये शुरू हुआ था 21 जून से, ठीक ना। और ये 21 जून से लेकर 25 जून तक जो है ना, ये 5 दिन जो प्रोग्राम चला था, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा होमवर्क सीरीज पूरा हो चुका है। फिर उसके बाद जो है ना डे 6 मतलब कि 26 जून से लेकर 29 जून तक इसमें पूरा मेडावल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत का होमवर्क सीरीज पूरा हो चुका है। आज जो 30 जून है, डे 10 है, आज 30 जून से जो आज मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुआ है। आज देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपको दिख रहा टॉपिक दिख रहा होगा, जितने इंडिया में जितने भी यूरोपीय कंपनी आए वो कैसे आए, उसमें क्या क्या एक्टिविटी था वो पढ़ना है। फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, जो भी ब्रिटिश का पॉलिसी होता है, चाहे इकोनॉमिक है या पॉलिटिकल, वो सब आज टॉपिक कवर करना है। और फिर करंट अफेयर्स अगस्त 2021 का कवर करना है। तो ये डे 1 का है, ये फिर डे 10 का है, ये फिर डे देखिए 11 है, 1 जुलाई को कल क्या क्या करना है मैं टॉपिक लिख दिया हूँ। फिर डे 12 का या 2 जुलाई को क्या क्या करना है। फिर देखिए 13 डे का, 14 डे का, 15 डे का, फिर 16 डे का, इस तरह के। और मैं अंतिम लिख भी दिया हूँ कि कौन सा आपको बुक्स पढ़ना है, लुसेंट जी के, स्पेक्ट्रम, और आपको घटना चक्र क्या करना है, इस टॉपिक के लिए फॉलो करना है। तो इसमें सारा मैं इसमें शेड्यूल बना के दे दिया हूँ। इसी तरह आगे जितने भी सब्जेक्ट बचाए, चाहे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये भी साइंस है, जितना भी है सब मैं इसी तरह करके कंप्लीट करवा दूंगा। जिनको भी ये प्लानिंग अच्छा लग रहा है वो हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे ये शेड्यूल ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में मैं शेयर कर दिया हूँ। और जैसे कि मान लीजिए आज ये डे 10 है, तो आज ही शाम में 8 या 9 बजे जो है ना, मैं इसी से लगभग 10 क्वेश्चन जो है ना देता हूँ, पीटी का भी बना के मैं देता हूँ। और 2-3 क्वेश्चन करंट का भी रहता है, मतलब आपका पढ़ने के साथ साथ आपका एमसीक्यू भी रिवाइज हो जाएगा। इसलिए इससे जुड़े हैं। और ये बहुत ही 100% जो है ना ये मतलब अप्लाइड है, क्योंकि मैं जितना बार भी अभी तक मैं बीपीएससी 6 बार मैं दिया हूँ, और 6 बार में मेरा कभी बीपीएससी पीटी नहीं रुका है। 6 बार बीपीएससी पीटी क्लियर करने का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इसी तरह पढ़ाई करता था, कभी आज तक नहीं रुका। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा उठाइए। बाकी देखिए सबकी पढ़ने की तरीका अलग होता है, तो आप अपना भी तरीका आपने, लेकिन एक बार इस पर 1-2 दिन फॉलो करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं मेरा लगभग तैयारी हो रहा है। इसको देखिए, अगर अच्छा लगे इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। चलिए हम लोग अब आते हैं आज के टॉपिक पे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको हम कवर करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, पहले भी जो मैं मेंस का जो लेक्चर ले रहा था तो उसमें मैं आपको बताया था किसी भी मूवमेंट या किसी भी आंदोलन को जो पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है कि आप उसका क्या कारण या क्या बैकग्राउंड या क्या वो पढ़िए। फिर उसको कैसे वो स्टार्टिंग हुआ, कैसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, फिर क्या उसका प्रोग्राम था, क्या उसका पूरे मूवमेंट में कार्यक्रम रहा था, वो पढ़िए। फिर देखिए क्या गतिविधि हुआ, कितना मास मूवमेंट या कितने लोगों की जन भागीदारी हुई, फिर उसका प्रभाव देखिए या महत्व देखिए या उसका क्या परिणाम निकला, फिर उसका बिहार में क्या भूमिका था, ठीक है। फिर और जो भी उसका नेचर क्या था या उसका अदर
जो चीज़ें हैं वो सब करके आप अगर इतने एंगल से अगर जाओ किसी भी मूवमेंट या आंदोलन को पढ़ेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं पीछे जितना भी चीज़ें पढ़ाया हूँ, चाहे मूवमेंट हो या रिवोल्ट हो, मैं सबको इसी एंगल से पढ़ाने का क्या किया हूँ, कोशिश किया। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है बीपीएससी मेंस हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देखिए। अभी तक मेरा 16 लेक्चर आ चुका है, 16 लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा कंटेंट है कि मतलब उस तरह का कंटेंट बहुत मिलना मुश्किल है, इसलिए आप उसको वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, मेरा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलता है सप्ताह में 2 या 3 दिन, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। उसका भी जो है ना वो भी आपको ना लिंक नीचे दिया हुआ, आप उससे जुड़ के जो हमसे पता कर सकते हैं कैसे कैसे वो प्रोग्राम हो रहा है। नंबर भी नीचे मेरा दिया हुआ, जो भी नए हैं उन नंबर पे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसे उसमें मेंस आंसर राइटिंग में जुड़ना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब। कि देखिए सबसे पहली बात, किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले भूमिका होती है, इंट्रोडक्शन होता है। तो मैं पहले भी एक टॉपिक का 3-4 इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को लिख के दिया हूँ, लेकिन फिर से मैं इसका भी 3-4 इंट्रोडक्शन लिख के दिया हूँ। आपको इसमें जो अच्छा लगे आप उसको अपने आंसर में लिखने का कीजिएगा, कोशिश करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला इसमें इंट्रोडक्शन मैं लिखा हूँ भारत छोड़ो में। देखिए आपको पता है कि जैसे कि गांधी जी का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, आपको पता है कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता है, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, और फिर गांधी जी 1942 में आपको भारत छोड़ो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। मतलब गांधी जी का जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो मेन जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो सिंपल क्या है, पहले संघर्ष करो, फिर विराम करो, फिर संघर्ष करो। तो ये उनका मेन जो है रणनीति है, टेक्निक है। और बाकी आपको पता है कि सत्य और अहिंसा का तो मेन थीम ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए अब 1942 में आगे थोड़ा बहुत ना इसमें चेंजेज होगा, बहुत कुछ चेंज होगा इस मूवमेंट में आकर। तो हम इसको पहले इसका इंट्रोडक्शन देखो, तब इसका मेन क्या क्या कैसे आगे गतिविधि होगा वो सब देखेंगे। आइए देखिए पहला इसमें क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने का अंतिम गांधीवादी स्वतंत्रता संघर्ष था, जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हुए राष्ट्र को संदेश दिया कि हम देश को बेड़ियों में बंधे हुए देखने को जिंदा नहीं रहेंगे। मतलब देखिए ये गांधी जी खुद जब 8 अगस्त को 1942 को जब ग्वालियर टैंक में जब मीटिंग होता है कांग्रेस का, तो उसमें बोलते हैं गांधी जी कि करो या मरो का नारा देते हुए गांधी जी कहते हैं कि अब हम देश की बेड़ियों को बंधे हुए देखने को जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक ना, या तो मरे करेंगे या तो मरेंगे। मतलब देखिए जो गांधी जी, आपको याद कीजिए असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को जो चोरा चोरी का घटना हुआ था, मात्र 22 पुलिसकर्मी की हत्या के बाद उन्होंने एक हिंसा से घटना के बाद जो है ना उन्होंने पूरा मूवमेंट ही वापस ले लिया था। लेकिन आज देखिए गांधी जी 20 साल के बाद मतलब उनका जो नेचर कितना वो हो गया कि अब वो कहते हैं कि नहीं, अब हमको ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से मुक्त होना है, चाहे इसके लिए हमको करना है या तो मरना है। देख रहे कितना उनका स्वरूप में, गांधीवादी आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा था। आप अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा कि गांधीवादी जो नेशनल मूवमेंट है उसका नेचर या स्वरूप जो हमेशा बदलता हुआ दिखाई पड़ता है, इसका वर्णन कर, आपको ये सब चीज़ें लिखिएगा। पहले गांधी का मूवमेंट पहले मतलब कि सत्य अहिंसा पर था, आज अंतिम देखो 1942 में आके गांधी जी मतलब कि हिंसा को भी जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आपको तो ऐसे करके इनका नेचर थोड़ा सा बदलने वाला है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक ना। आगे देखिए मैं इसी में लिखा हूँ कि ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ चोरा चोरी हिंसा के बाद गांधी जी तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, परंतु इस आंदोलन में करो या मरो का नारा देते हैं, ठीक ना। अर्थात ब्रिटिश सत्ता की 200 वर्षों की गुलामी अब वे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है या बर्दाश्त वो नहीं करते। मतलब ये इस तरह से आप इंट्रोडक्शन एक लिख सकते हैं, या आप दूसरा इंट्रोडक्शन आप ये लिख सकते हैं इस मूवमेंट में कि, या मैं लिख दिया यहाँ पे कि क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलित अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन ने न केवल ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी, बल्कि एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिससे विचलित होकर अंग्रेजी सरकार भारत छोड़ने को क्या हुए, मजबूर हुए। आप ये भी शॉर्ट में 1, 2, 3, 4 लाइन का इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, या नहीं तो एक और इंट्रोडक्शन में लिख के लाया हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति के तहत स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, परंतु गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। मतलब कि देखिए मैं पहले भी कई सारा मैं जो जितना वीडियो पढ़ा है उसमें मैं बोला हूँ कि देखिए हिस्ट्री के आंसर को लिखने में आप अगर 1-2 हर एक आंसर में कोटेशन या कथन यूज करेंगे तो आपका आंसर और बेहतर होगा, उसमें आपको 1-2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलने का क्या रहता है, चांस रहता है। अगर आप इस तरह से देखिए, मैं गांधी जी जो 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में जो अपने भाषण में बोलते हैं उसी कथन का जो 1-2 लाइन निकाल के मैं यूज कर लेता। आप लोग इसे सीखिए कैसे जो है ना चीज़ों को यूज किया जाए, किस स्टेटमेंट का कहाँ यूज करेंगे, ये आप लोग प्रैक्टिस करते करते मेरा लेक्चर सुनते आप इसको करने का कोशिश करें।
अब नेक्स्ट इसमें देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसका क्या कारण है होने का या बैकग्राउंड क्या है। देखिए पहला तो आप वही दीर्घकालिक कारण लिखिए और एक क्या लिखिए तत्कालिक कारण लिखिए। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन मैं नेशनल लेवल बिहार लेवल दोनों पे पढ़ा रहा हूँ भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ नेशनल लेवल पर पूछेगा तो ये तो ठीक है कारण, लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार में इस आंदोलन के क्या कारण थे तो कारण तो सब यही था, लेकिन थोड़ा सा आपको बिहार की बातों को क्या कर देना है, जोड़ देना, जैसे कि मैं और भी पहले इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो आइए यहाँ देखते हैं पहले दीर्घकालिक कारण। देखिए पहला देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से युद्ध आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद हमारे देश में आपको पता है कि 1937 से लेकर 1939 तक जो प्रांतीय सरकार रही थी उसका भी कुछ काम था। आर्थिक कारण हो गया था, कुछ ब्रिटिश विरोधी भावना हमारे देश में फैल गया था। 1935 का एक्ट में भी कुछ प्रावधान जो हम लोग को रास नहीं आया था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी का, ये दीर्घकालिक कारण था। तत्कालिक कारण था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिप्स मिशन की सफलता। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया वो यहाँ देश में वो सफल हो गया, और इसी के बाद गांधी जी ने कहा नहीं अब हम देश में नया मूवमेंट क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। अब यहाँ देखिए वही दीर्घकालिक कारण, आपको सब दीर्घकालिक कारण में लिख सकते हैं वही कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की सहमति से ही अंग्रेज हमको युद्ध में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। पहला कारण तो यही था। दूसरा, ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही थी। मतलब देखिए 1900 मतलब समझिए कि 30 के बाद से ही जिस तरह से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हमने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तब से लेकर आज तक देखिए कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों में जो है ना आज़ादी की मांग काफ़ी फेमस हो गया था। ठीक। तीसरा कि अखिल भारतीय किसान सभा या फॉरवर्ड ब्लॉक या 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार आदि जैसे मुद्दे ने इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या की थी, तैयार की थी। याद कीजिए कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना लखनऊ में होती है। ठीक ना, फिर आपको सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और 8 प्रांतों में जो कांग्रेस की जो सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं अच्छा काम किया, जिससे देश के लोगों को लग नहीं अगर हम आज़ाद हो सकते हैं और आज़ाद होकर अपने देश को अच्छे से चला भी सकते हैं। प्रांतों में सरकार बनने का मतलब क्या था, ये लोग खुद अपना निर्णय लेते थे। तो कहीं ना कहीं एक जो है ना अपना देश अपना सब कुछ करने की भावना कहीं ना कहीं यहाँ तो उत्पन्न हो ही रही थी, खासकर किसानों में भी। चौथा लिख सकते हैं आप इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में कई समस्या आ गई। मूल्य वृद्धि हो गया था, महंगाई बेरोजगारी ये सब बढ़ना शुरू हो गया था, ये भी देश की जनता मतलब कि इससे भी गुस्से में हो गई। पांचवा लिख सकते हैं कि देखिए आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व जब चल रहा था, आपको जो मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड था, अमेरिका था, रूस था, ये लोग की ना शुरुआती दौर में हार होना शुरू हो गया था। 1940, 41, 42 में लग रहा था ये लोग हार जाएंगे। तो यह इसी में देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में, खास करके इधर जो म्यांमार है इधर इलाका है, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय होना शुरू हो गया था, तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने भी असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा भारतीयों में क्या कर दी, जगा दी। मतलब कि जब ये खबर आया कि नहीं इंग्लैंड भी हार रहा है कुछ इलाकों में, तो भारतीयों को लगा कि नहीं हम भी तो इसको हरा सकते हैं, तो वो चीज़ मैं लिखा हूँ। ठीक, नेक्स्ट चलिए छठा कि बर्मा या मलाया जहाँ ब्रिटिश सरकार की हार हो रही थी, सरकार ने यूरोपीय बस्ती खाली करा ली, परंतु स्थानीय निवासियों को उनके भाग भरोसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। मतलब कि जहाँ पे लग रहा था इंग्लैंड को हम हार रहे हैं, तो वो लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा तो रहे थे, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, चाहे जो भी भारतीय थे या जो भी लोग वहाँ थे, उनको अपने ही हालत में उनको छोड़ दिया गया कि आप युद्ध में मरो या कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये लोग ब्रिटिश लोग अपना वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। इससे भी कहीं ना कहीं लोगों को लगा नहीं मुसीबत के वक्त ये अंग्रेज मेरा साथ देने वाला नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से भगाना क्या है बहुत ही जरूरी है। तो ये जो है ना दीर्घकालिक कारण में आप इसको लिख सकते। और बाकी 1-2 पॉइंट में छोड़ दिया जान। देखिए एक व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, आपको पता है जब अंग्रेजों ने हम लोग को ज़बरदस्ती जब कहा कि बिना हमसे पूछे ही जेल में द्वितीय विश्व में जब हमको शामिल कर लिया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। इससे भी देश की जनता में काफ़ी मतलब एक भावना जगह की आज़ादी का। फिर आपको पता है 1935 का जो एक्ट आया था, उसमें भी हमारे देश के कई चीज़ों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। ये सब जो दीर्घकालिक कारण आप लिख सकते हैं। मैं उतना लंबा नहीं किया हूँ। हाँ, अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। अगर यही पूछे कि बिहार में इस आंदोलन के क्या कारण थे, आप यहीं पर लिखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों और बिना बिहार के सहमतियों के बिना इसमें युद्ध में शामिल हो गया। और जब बिहार वासियों या भारतीय वासियों को जब बिना युद्ध में पूछे शामिल कर लिया गया, तो बिहार की जनता काफ़ी गुस्से में हो गई। आप 1-2 नाम पता लिख दीजिए। फिर आपके ये भी लिखिए कि ब्रिटिश विरोधी भावना बिहार में काफ़ी तेज गति से प्रसारित हो रही थी। ठीक ना। फिर यहाँ देखिए लिखिए कि बिहार तो हमेशा किसानों की भूमि रही है, यहाँ किसान आंदोलन सब किसान काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ठीक है, ये सब लिख के आप ऐसे कर सकते। और यहाँ लिखिए कि जो हमारे जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो वहाँ मुख्यमंत्री की सरकार जो बनी थी, उन्होंने भी वहाँ काफ़ी काम किया, जिससे कि जनता में काफ़ी उत्साह था। तो मतलब बिहार के एंगल से जोड़ के जो है ना आप कारण को लिख सकते हैं, अगर बिहार के बारे में स्पेसिफिक कारण पूछता है तो। ठीक है, चलिए अब इसका तत्कालिक आपको पता है कि जो क्रिप्स मिशन आया था
उसने, आप बताइए, हम लोग डोमिनियन स्टेट की मांग तो 1930 में ही छोड़ दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही। लेकिन जब क्रिप्स मिशन आया था इंडिया, तो ये भी अभी भी ये जो है ना हमको क्या कह रहा है कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा हम देंगे, जबकि हम लोग तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा का मांग तो कब का छोड़ दिए थे। इसलिए यहाँ पे 1942 में ये क्रिप्स मिशन क्या हो गया, पूरी तरह असफल हो गया। यहाँ लिखे हैं 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, परंतु इसने भारत की पूर्व स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के डोमिनियन स्टेट, विभाजन के साथ हमको कहा कि आप लीजिए क्या, डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की, जिसको हम लोगों ने माना नहीं। तो ये जो क्रिप्स मिशन जो फेल हो गया, इसके तुरंत बाद ही देश में गांधी जी को लगा नहीं, अब एक नया मूवमेंट खड़ा करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। आगे देखिए वही प्रारंभ देखिए कैसे होगा। अब देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद क्या हुआ, पहले देखिए क्या होता है। 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होती वर्धा, कहाँ, वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक, वहाँ हुई, तथा गांधीवादी संघर्ष को मंजूरी मिली। मतलब गांधी जी को नेता घोषित किया गया कि गांधी जी आप फिर से एक नया मूवमेंट क्या कीजिए, शुरू कीजिए। तो वही है, यहाँ मंजूरी मिल गई कि एक नया मूवमेंट शुरू होने वाला है। फिर पुनः 8 अगस्त 1942 को एक ऐतिहासिक दिन हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए ग्वालियर, टैंक, मुंबई में कांग्रेस की बैठक हुई तथा भारत छोड़ो आंदोलन का क्या हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया। और यहाँ निम्न घोषणा हुआ, मतलब कि अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य इसी निम्न घोषणा में हमको पता चलता है। इसमें पहले उद्देश्य या घोषणा में क्या हुआ, देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए, पहला बात क्या कहा गया। दूसरा, स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी व साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अक्षुण्णता को भी बनाए रखेगा। ये हम लोग ने ऐसा घोषणा किया। और तीसरा, भारत से अंग्रेजी सरकार के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, मतलब हमारे यहाँ एक अंतरिम सरकार बनेगी, फिर बाद में आगे की प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। ये इसमें मेनली ये घोषणा हुआ, ठीक ना। अब देखिए इसी में जो है ना, गांधी जी जब 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में जब भाषण दे रहे थे, उनके भाषण में कुछ ना हमारे ये आंदोलन कैसा रहेगा उसका कुछ ना कुछ हमको निर्देश दिखाई पड़ता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो मूवमेंट शुरू है इसमें कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं था कि हाँ ये, जैसे कि आप याद कीजिए वो सहयोग या सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का स्पष्ट कार्यक्रम होता है, हाँ ये करना है वो करना है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ मतलब कि स्पेशल नहीं कहा गया था। लेकिन फिर भी जो उनके भाषणों से जो कुछ पता चलता है उनका हम यहाँ देखिए जिक्र कर देते हैं कि कार्यक्रम या विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा क्या निर्देश दिया गया। देखिए गांधी ने सिंपल ये कहा कि जो सरकारी सेवक है, जो सरकारी नौकरी करते हैं ब्रिटिश के यहाँ, सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं दें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी राजभक्ति या देशभक्ति घोषित कर दें, पहला बात कहा इन्होंने। दूसरा कि जो भी सैनिक है, सैनिक या सेना से त्यागपत्र ना दें, लेकिन भारतीयों पर गोली ना चलाएं। मतलब कि हमारे देश के जो भी लोग आर्मी हैं या जो भी पुलिस हैं, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, वो भारतीयों पर गोली ना चलाएं, ठीक ना। छात्र से कहा गांधी जी ने, यदि आत्मविश्वास की भावना है, अगर डर नहीं है, तो आप अपने स्कूल या शिक्षण संस्थानों में जाने से क्या कर दें, बंद कर दें। चौथा, वो किसानों को बोलते हैं, यदि जमींदार सरकार का विरोधी है, अगर आपका जमींदार उस इलाके के जमींदार सरकार का विरोधी है तो लगाम दें, जमींदार को लगाम दें, लेकिन अगर वो जमींदार सरकार का मतलब कि समर्थक है तो तब लगाम नहीं दें, ये गांधी जी ने कहा। पांचवा बात, गांधी जी जो हमारे, आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 550 से अधिक देसी रियासत था, मतलब राजा रजवाड़े थे उस समय, आपको पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। जो राजा महाराजे थे उनको गांधी ने क्या कहा कि आप जनता का सहयोग करें और अपनी प्रजा की संप्रभुता को भी स्वीकार करें। मतलब देखिए जो जितने भी 550 अधिक जो देसी राजे थे, जब देसी रियासत थे, वो वहाँ की जनता की बात को सुनते ही नहीं थे। गांधी जी इसी आलोक में ऐसा बात बोल रहे हैं। और अंतिम जो देसी रियासत में ये भी कहा गांधी जी ने, सभी स्वयं को राष्ट्र का अंग घोषित कर दें, मतलब वो सभी भारत का अंग घोषित करने को तैयार हो जाए या कर दें। तो ये जो है ना कुछ दिशा निर्देश जो है ना ये दिया गया था इस आंदोलन में। अब देखिए जैसे ये दिशा निर्देश दिया गया तो अब आंदोलन की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। तो वही 9 अगस्त की सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी, नेहरू, पटेल, बाकी जितने भी बड़े बड़े नेता थे देश में, सब जगह, यहाँ तक कि बिहार में भी नेताओं को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया 9 अगस्त सुबह को ही। इसके बाद देश
में इस आंदोलन का प्रसार हो गया और जो निम्न चरणों में चला। मतलब अब 9 अगस्त को ही अचानक से अब इन लोग को गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरे देश की जनता में गुस्सा फट गया और ये अब देखिए आंदोलन बहुत तेज गति से पूरे देश में क्या होगा, फैलेगा। देखिए अब इसको भी देखिए हम 3 चरण में बांटने का कोशिश किया, हालांकि किसी किताब में शायद नहीं दिया, लेकिन फिर मैं इसको 3 पार्ट में बांटने का कोशिश कर। देखिए पहला चरण क्या होता है, लगभग ये अगस्त में हो जाता है, मतलब कि 9 अगस्त से लेकर समझिए कि 31 अगस्त का घटनाक्रम है प्रथम चरण। देखिए इसमें क्या होता है, शहरों में हड़ताल बहिष्कार हुआ, इसी में रेल तोड़ना, तार तोड़ना, टेलीफोन सब मतलब तोड़ फोड़ का कार्यक्रम इसी 1 महीने में हुआ, मतलब खाके शहरों में हुआ। ये कहाँ हुआ, प्रथम चरण का मूवमेंट कहाँ हुआ, शहरों में हुआ। लेकिन जितना तेज गति से मूवमेंट शहरों में हुआ उतना ही तेज गति से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को, इस आंदोलन को क्या कर दिया, कुचल भी दिया। दूसरा चरण देखिए कब होता है, ये होता है सितंबर में। इस चरण में आंदोलन अब ग्रामीण भारत में पहुंच गया, ग्रामीण क्षेत्र में किसान ने, मजदूरों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। और अंतिम चरण जो 1942 बोल सकते हैं, इस इलाके में आप देखिएगा इस समय जो है कई हमारे देश के हिस्सों में समांतर सरकारें का क्या होगा, गठन होगा। सतारा में होगा, बलिया में होगा, मतलब वहाँ लोकल सरकारें बनेगी और वो कहेगा अब हमारे ऊपर किसी और का शासन नहीं है। तो ये मेनली जो है आपका मेनली चरण था और ये सब कुछ गतिविधियां था इस आंदोलन में जो हुआ। अब देखिए मैं अलग से कुछ प्रमुख गतिविधियां लिख दिया हूँ, तो इसी चरण में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिला। देखिए पहला है हिंसक था, ये बहिष्कार का कार्यक्रम हुआ, हड़ताल हुआ, तोड़फोड़ हुआ, मतलब किसका, देखिए सरकारी भवनों में आग लगाया गया, उसको तोड़ा गया, रेल को मतलब स्टेशन को तोड़फोड़ हुआ, जितना भी डाकघर था उसको उस पर हमला किया गया, टेलीफोन लाइन को काट दिया गया, ये सब यहाँ हिंसक कार्रवाइयाँ हुआ, तोड़फोड़ हड़ताल हुआ इसमें, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि इसमें भूमिगत गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए सब नेता को जब 9 अगस्त को सुबह गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया तो लोगों को लगा कि अब तो हमको अंडरग्राउंड होकर ही काम करना पड़ेगा। इस समय जो भूमिगत कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें कि राम मनोहर लोहिया बहुत फेमस थे, जयप्रकाश नारायण भी बहुत फेमस थे, उषा मेहता, ये लोग ना रेडियो से संचालन करते थे चीज़ों को अंडरग्राउंड रह के। और आपको बताएं अभी कि समांतर सरकार की स्थापना बलिया, फतारा और भी कई जगह इसमें इस आंदोलन में देखने को हमको मिलता है। अब देखिए मैं अलग से इसमें इस गतिविधि में देखिए कौन कौन लोग भागीदार किया। देखिए मैं भागीदारी भी लिख दिया, पहला युवक ने भाग लिया, मुख्य रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्र ने भाग लिया, महिलाएं खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया। अरुणा आसाफ अली का नाम दे सकते हैं, एक महिला है सुचेता कृपलानी का आप नाम दे सकते हैं। फिर किसान ने भाग लिया, जैसे बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कई जगह किसानों ने मूवमेंट में भाग लिया। सरकारी अधिकारी जो अंग्रेज के लिए काम करते थे उन्होंने भी खासकर विशेष रूप से जो प्रशासन और पुलिस के जो निचले तबके के अधिकारी थे वो हमारे जो है ना आंदोलनकारियों के साथ थे। ये सब भागीदारी आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। लेकिन देखिए जितना अधिक भागीदारी था सरकार का दमन भी उतना ही क्रूरतापूर्ण था। ऐसा कहा जाता है कि इस आंदोलन में लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए, कितनों पे लाठीचार्ज हुआ, लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। ऐसा इसमें जो है ना आपको सरकारी दमन में देखने को मिलता है। अगर इसमें कोई अगर पूछ दे कि पूरे देश के लेवल पर या बिहार के लेवल पर अगर पूछ दे तो बिहार में भी आप चरण को 3 भाग में दिखा सकते हैं, पहले शहरी क्षेत्र में, फिर ग्रामीण क्षेत्र में, फिर हालांकि बिहार में तो इस तरह सरकार नहीं बनती, लेकिन वहाँ मैं बताऊँगा वहाँ क्या क्या लिखना आपको, ठीक ना। फिर देखिए गतिविधि यही सब होगा, इतने ही गतिविधि इस आंदोलन में होता है। और भागीदारी है युवक का, महिला का, किसान का, ऐसे करके आप अगर लिखेंगे इतना डायमेंशन में तो आपको जो है ना आंसर काफ़ी क्या होगा, अच्छा होगा। अब देखिए इस मूवमेंट को तो पूरा नेशनल लेवल पे मैं बता दिया आपको कारण या जो भी चीज़ था। अब मैं देखिए बिहार के लेवल पे मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ कि बिहार, यहाँ मैं क्वेश्चन ही लिख दिया हूँ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में लोगों की क्या भागीदारी था उसका वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे हम लिखे हैं, कितने अच्छे से लिखे हैं उसको आप अच्छे से देखिए और उसका नोट्स बनाइए। देखिए इसमें एक पहला भूमिका क्या लिखना है, गांधी जी के नेतृत्व में 9 या 8 अगस्त, 8 ही अगस्त दीजिए, 8 अगस्त या 9 अगस्त कोई दिक्कत नहीं है, अगस्त 1942 को शुरू भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई थी जिसमें बिहार के लोगों की उत्कृष्ट भागीदारी देखने को मिली तथा स्वतः स्फूर्त आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। देखिए जैसे ही 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो ऑब्वियस सी बात है ये मूवमेंट स्वतः स्फूर्त हो गया, क्योंकि कोई बड़ा नेता तो बचा नहीं, इसलिए ये जो है ना स्वतः स्फूर्त था ये मूवमेंट। लोग अपना खुद का नेता था, हर एक जितने भी लोगों ने भाग लिया वो खुद का अपना नेता था, खुद को दिशा निर्देश भी दे रहे थे। वही यहाँ मैं लिखा हूँ, स्वतः स्फूर्त आंदोलन को क्या किया,
नेतृत्व प्रदान किया। और बिहार में खासकर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और भी कई लोग थे जिन्होंने जब कांग्रेस की प्रथम पंक्ति का मतलब क्या है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं की जब गिरफ्तारी हो गई तो द्वितीय पंक्ति के जो कांग्रेस के नेता थे, चाहे जेपी हो या राम मनोहर लोहिया हो और भी जो कई लोग थे, दीप नारायण सिंह थे, इन लोगों ने जो है ना इस मूवमेंट को बिहार में क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। और बाकी जितने भी गांधीवादी आंदोलन बिहार में होता है, चाहे वह सहयोग हो या सविनय हो, उसी की तरह यहाँ भी आपको बिहार में जो जन भागीदारी का आपको व्यापक लेवल पर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है, तभी से बिहार जो है ना गांधीवादी आंदोलन का एक मुख्य जो है ना केंद्र रहा है, या वहीं से जो है लोगों ने मतलब गांधी जी का जो सत्य अहिंसा का पाठ सीखा और हर एक मूवमेंट में गांधी जी के आंदोलन में बिहार के नागरिकों ने क्या लिया है, भाग लिया। तो इसी करके आप भूमिका जो है बना सकते हैं। फिर आगे इसमें लिख सकते हैं आप कि ध्यान देने योग्य बात है कि ध्यातव्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल करना, अगस्त व क्रिप्स मिशन की असफलता थी। इसी पृष्ठभूमि में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बम्बई से क्रांति का बिगुल बजाया तथा पूरे देश में क्या हो गया, फैल गया। अगर आप इस जगह जो मैं फ्लो चार्ट बनाया हूँ, अगर ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस जगह का, जो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कारण में से, अगर कोई दिक्कत नहीं है कारण में से सिर्फ इतना, मतलब अगर जो देखिए अगर बिहार में सिर्फ क्वेश्चन ये पूछे कि बिहार में जन भागीदारी क्या है, सिर्फ आपको कारण का ऐसा फ्लो चार्ट बना के दिखा, बस यही इतना ही दिखाना, या नहीं तो आपको इस तरह से लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा लिखने का कर दीजिए, ठीक है। अब फिर आइए कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि कारणों के बाद जो थोड़ा सा आप लिख दीजिए कि ग्वालियर टैंक में बैठक हुआ और गांधी जी ने पूरे देश को क्या दिया, करो या मरो का क्या दिया, नारा दिया। और जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, बिहार में भी इस आंदोलन की प्रचार प्रसार हो गया और इसमें निम्न गतिविधियां हम देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे बिहार में जन भागीदारी देखिए, पहला है छात्रों की, वकील, शिक्षक, नेताओं की, कांग्रेस या अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं की, भारतीय पुलिस की, किसान, मजदूर जनजाति की, महिलाओं की, आज़ाद दस्ता के युवा की। बिहार में स्पेशली ये आज़ाद दस्ता के युवा काफ़ी यहाँ पे ना प्रसिद्ध या फेमस रहते हैं, मैं इसको अलग से ही पढ़ाऊँगा। देखिए बिहार में अगर जन भागीदारी की बात आती तो आप इतना जरूर लिखेंगे, छात्रों का, वकील, शिक्षक, नेता का, कांग्रेस या उनके पार्टी का, भारतीय पुलिस, किसान, मजदूर जनजाति, महिलाएं और आज़ाद दस्ता का, ठीक है ना। अब इन सब जो भागीदारी किया, इन लोगों ने इस तरह की गतिविधि में हिस्सा लिया। देखिए ऐसे आप लिखिए गतिविधियाँ, पहला शैक्षणिक संस्थानों में हड़ताल हुआ, राष्ट्रीय झंडोत्तोलन हुआ, संचार सुविधाएं नष्ट कर दिया गया, आगजनी या तोड़फोड़ हुआ, समांतर सरकार की स्थापना हुई, भूमिगत कार्रवाइयाँ हुई और न्यूज़पेपर की भी भागीदारी इसमें रहा। मैं पहले भी और सहयोग हो या सविनय हो, सब में मैं हमेशा आप लोग को इसी तरह लिखने के लिए कहा। और अगर आप ऐसे अगर फ्लो चार्ट में, डायग्राम में लिखेंगे तो आपको हिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन में लगभग ना 22, 23, 24 नंबर मिल सकता है। जैसा कि हम खुद आपको एक मेरा पहले का वीडियो हम कैसे 191 मार्क्स जीएस फर्स्ट पेपर में लाए थे मैं दिखाया हूँ। तो अगर ऐसे मैं लिखता था, अगर ऐसे आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलना स्वाभाविक है। तो आप ऐसे इसको नोट्स बनाइए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए वही यहाँ पे जैसे गतिविधि तैयार हो गया, तो अब यहाँ देखिए कि 9 अगस्त को सुबह ही कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद, मथुरा प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और 10 अगस्त को फदाकत आश्रम, जिला मुख्यालय, बिहार विद्यापीठ आदि को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। देखिए बिहार में अंग्रेजों का क्रूरता भी, मतलब दमन भी साथ ही साथ शुरू हो जाता है। देखिए ये हो गया। अब देखिए 9 तारीख को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 10 तारीख को क्या हुआ, फदाकत आश्रम और भी जितना भी बिहार विद्यापीठ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये डेट याद रखिए, 9 फिर 10। अब देखिए अगला क्या होता है। अब आइए छात्र, देखिए ये सब किसका भूमिका है, ये सब है नेता की भूमिका। आइए अब छात्र की भूमिका देखिए। उपरोक्त दमनकारी नीति से पूरे बिहार में आक्रोश व्याप्त हो गया, लगभग सभी शैक्षणिक संस्थाओं में हड़ताल रही तथा झंडा फहराया गया, ठीक ना। ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसी कड़ी में क्या हुआ, 11 अगस्त को, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्रों द्वारा जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश की। पटना के तत्कालीन जिलाध्यक्ष WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोली चला दी गई, जिसमें छात्रों की 7 छात्रों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। इस बार क्वेश्चन पूछा भी था 67 बीपीएससी पीटी में कि
एक छात्र का नाम कहाँ के थे वो, तो छात्रों की 7 छात्रों की यहाँ क्या हो जाती है, मौत हो जाती है सचिवालय हत्याकांड में। तो 1-2 छात्र अगर आपको नाम याद, जैसे रामानंद नाम है, उमाकांत सिंह नाम है, अगर 1-2 छात्र का नाम ही अगर याद है तो यहाँ लिखे, नहीं भी लिखे तो कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये देखिए पूरा आपको छात्र की भूमिका में 2 पैराग्राफ में आपको बताने का क्या किया हूँ, कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब कि नेता, वकील, शिक्षक व आम लोगों की कैसे कैसे भागीदारी इसमें रही है, वो भी आप देखिए। क्योंकि देखिए सब लोग यहाँ मिलजुल के हिस्सा ले रहे हैं, अब किसी को अलग थोड़ा सा करना यहाँ मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए, इसलिए मैं सबको एक ही में लिख दिया हूँ। आप देखिए 12 अगस्त को ये जो गोलीकांड हुआ, इस गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रहा। उसी दिन गांधी मैदान में एक सभा जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संचार व परिवहन सुविधा ठप करने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। मतलब अब देखिए जितना भी टेलीफोन लाइन तोड़ दो, डाकघर जला दो, टेलीफोन लाइन काट दो, रेलवे को क्षतिग्रस्त कर दो और थानों का क्या कर दो, जला दो, ये सब निर्णय लिया गया। देखिए एक कहीं ना कहीं हिंसक कार्रवाइयाँ हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं जितना भी बिहार में गतिविधि हुआ है उसको मैं एक टेबल के फॉर्म में आप लोग को एक नए रूप में बताने का कोशिश किया हूँ। आप लोग भी एग्ज़ाम में समय और पेज बचाने के लिए यही यूज कीजिएगा और आपको इसमें कम समय में मैक्सिमम बात आप लिख दीजिएगा। देखिए मैं कितना अच्छे से यहाँ मैं अरेंज करके लिखा हूँ। इस आंदोलन का विस्तार बिहार के अन्य भागों में भी हुआ। देखिए अभी तक पटना में हो रहा था, अब देखिए यहाँ क्या पूरे देश में कैसे हो रहा है। स्थान लिख दिया हूँ मैं, गतिविधि लिख दिया और नेतृत्वकर्ता देखिए कौन कौन थे। यहाँ देखिए सिवान, सारण, गया, डुमरांव में सब जगह थाना पर झंडा फहराया गया था, गतिविधि हुआ था। और सिवान में कौन थे, फुलेना प्रसाद थे। सारण में कहाँ थे, सारण में कौन थे, जगलाल चौधरी थे। गया में ध्रुव कुमार थे। डुमरांव में कौन थे, कपिल मुनि थे। ऐसे आप लिख सकते हैं। सिवान में यहाँ पे स्वतंत्र मंडल सरकार का गठन हुआ था, मतलब यहाँ एक सरकार भी बनी थी और यहाँ आम जनता ने ऐसा काम किया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, हजारीबाग में यहाँ पे क्रांतिकारी सरकारें बनी और यहाँ भी आम जनता ने क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक। और ग्रामीण क्षेत्र में आपको मेनली यहाँ पंचायती सरकार का गठन होता है और रक्षा दल का भी यहाँ गठन होता है। मैं ये सब चीज़ ना आप ऐसे करके इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब ये बिहार में अलग अलग जगह ये सब आपकी क्या है, गतिविधियाँ है। अब देखिए इसमें जो है ना अलग से जो है ना आपको आज़ाद दस्ता की भूमिका पढ़नी है बिहार में। देखिए बिहार में अलग से आज़ाद दस्ता काफ़ी फेमस रहा था। देखिए इसको मैं लिख दूँ। देखिए आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया। इसका अखिल भारतीय केंद्र नेपाल में था तथा प्रांतीय कार्यालय बिहार में कई जिलों में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि युवाओं के द्वारा लोगों का नेतृत्व करना ताकि आंदोलन को गति मिल सके। साथ ही ये तोड़फोड़, छापामार, युद्ध, अग्निकांड, विस्फोटक जैसे कार्यों द्वारा ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाने में क्या किया, काफ़ी योगदान दिया या मदद किया। देखिए आज़ाद दस्ता एक न हिंसक गुट था जिसमें कि युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता था कैसे जो है ना गुप्त तरीके से जाके तोड़फोड़ करना है और भीड़ का नेतृत्व प्रदान करना है। अब देखिए इसमें मजदूर या आदिवासी की भूमिका। छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने खासकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। जमशेदपुर स्थित टिस्को कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल किया। वहीं डालमिया नगर के रोहतास इंडस्ट्री के श्रमिकों ने भी इस आंदोलन में क्या लिया, भाग लिया। फिर देखिए महिलाओं की भूमिका आप इसमें अलग से लिख सकते हैं। छात्राओं द्वारा चंपारण हड़ताल किया गया। स्वराज ट्रेन यहीं चलाया गया था। महिला चरखा समिति ने इसमें भाग लिया था। श्रीमती भगवती देवी पटना में जुलूस का नेतृत्व प्रदान की थी। श्रीमती सरस्वती देवी हजारीबाग में सक्रिय रही थी। भागलपुर में श्रीमती माया देवी सक्रिय रही थी। छपरा में विशाल जनसभा की अध्यक्षता शांति देवी ने किया था और अनेक महिलाएं इसमें शहीद भी हुई थी। आप ऐसे करके ना 2-3 एग्जाम्पल से बातों को अपना कह सकते हैं। फिर देखिए पत्रकारों की भूमिका। इस आंदोलन में और प्रखर रूप देने के लिए मुंगेर से आज़ाद हिंदुस्तान पत्रिका निकाली गई, ठीक ना, पत्रकार भूमिका हो गई। और अगर देखा जाए तो बिहार में इस आंदोलन की तीव्रता और जन भागीदारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 15,000 से लोग अधिक बंदी बनाए गए। लगभग यहाँ ना 8 या 9,000 लोगों को सजा हुई, 134 की मृत्यु हुई और लगभग 1,000 लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। इस देखिए लगभग का डेटा, एग्जैक्ट डेटा तो है ही नहीं, ये लगभग आप इसको इतना लिख सकते हैं। फिर देखिए आप अगर जो पूरा मैप में दिखाना चाहते हैं कि सिवान,
मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पूर्णिया, मतलब कैसे कैसे इसका प्रसार रहा, वही भारत छोड़ो के प्रमुख केंद्र स्थल, इतना लिख के आप इसको जन भागीदारी को खत्म कर सकते हैं। और अंतिम में आप ये लिख सकते हैं निष्कर्षतः भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खासकर कांग्रेस के द्वितीयक पंक्ति के नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसने आंदोलन को दिशा और दशा प्रदान की। इसी परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या करना पड़ा, आज़ाद करना पड़ा। आप इस तरह चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, अगर इसमें अलग से क्वेश्चन ये पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता की भूमिका का वर्णन करें, तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो मैं इसको आज़ाद दस्ता को अलग से आपको बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 9 नवंबर 1942 को आपको पता है कि जैसे कि हजारीबाग जेल में उनको बंद किया गया था जेपी को, तो वो वहाँ से जेल से भाग निकले। भागने के बाद नेपाल चले गए, वही लिखा हूँ। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश, सूरज नारायण, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल आदि हजारीबाग जेल से भागे। इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण नेपाल के तराई जंगलों में मार्च 1943 में आज़ाद दस्ता का क्या किए, गठन किए थे। ये यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 1943 में जो है ना आज़ाद दस्ता का क्या हुआ, गठन हुआ, जब ये जेल से वहाँ से भाग निकले। अब देखिए आज़ाद दस्ते के गठन का उद्देश्य क्या, देखिए उद्देश्य सिंपल ये था कि युवा की ऐसी टोली तैयार करना कि जो एक तरह से हिंसक या अंग्रेजों को परेशान करने की गतिविधि कर सके। दूसरा, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति हो सके मेरा, और छापामार युद्ध करके, गुप्त युद्ध करके अंग्रेजों को परेशान करना। और चौथा था सरकार के विरुद्ध हिंसा, तोड़ फोड़, आगजनी करना। ये इसका मेन उद्देश्य था, ठीक ना। अब देखिए आज़ाद दस्ता का जो शाखा 2 जगह खुला। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शाखा नेपाल में खुला, नेपाल के जंगलों में, और जो हमारे बिहार में जो है ना, यहाँ सूरज नारायण सिंह ने खोला। पहले पूर्णिया में भी खुला, भागलपुर में खुला, और भी कई जगह ना प्रांतीय जो है ना इसकी शाखा का गठन हुआ था आज़ाद दस्ता का। अब देखिए आज़ाद दस्ता की गतिविधि, देखिए इनकी गतिविधि क्या था आज़ाद दस्ता का, मेनली परिवहन व संचार साधन को नष्ट करना है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर नष्ट करना है, सार्वजनिक जगहों पर आग लगाना है, कार्यालय में आग लगाना, यही सब मतलब तोड़ फोड़ का काम करना था इनका, ठीक ना। और ये इसके लिए क्या क्या उपाय करते थे, देखिए उपाय क्या करते थे, औजार हथियार से ये लोग यूज करते थे। औजार हथियार का अग्निकांड, आग लगा देते थे किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, और बारूद से विस्फोट कर, जब ट्रेन की पटरी को उड़ाना है, बारूद लगा उड़ा दिए। ये सब आज़ाद दस्ता का मेनली गतिविधियाँ था, और उस गतिविधि को अंजाम देने के लिए ये इस तरह के उपाय अपना करते थे। और देखिए आज़ाद दस्ता में 2 दल था, एक सैन्य दल भी था और एक असैन्य दल भी था। सैन्य दल जो कि मारपीट का काम करते थे, असैन्य मतलब जो कि लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह के लिए मतलब कि नेतृत्व प्रदान करते थे, ये भी आप लिख सकते हैं। और देखिए बिहार में यहाँ भागलपुर में सियाराम सिंह थे, ठीक ना। यहाँ सियाराम सिंह ने ब्रह्मचारी दल का स्थापना किया था। बांका में परशुराम दल की स्थापना। ये सब छोटे छोटे दल हैं जो कि छोटे लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके इस आंदोलन को बहुत व्यापकता प्रदान कर रहे हैं, ठीक ना। ये ध्यान रखें। आगे देखिए क्या हुआ, आज़ाद दस्ता नेपाल से उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया, पूरे बिहार बंगाल तक फैल गया, इतना इसका अधिक सक्रिय था। लेकिन क्या हुआ, फिर से बाद में आपको पता है 1944 में जयप्रकाश नारायण का और भी कई लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद जो है ना 1944 आते आते आज़ाद दस्ता का क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इसमें पुलिस और क्या हुआ, जो नेपाल में जो ये लोग जो शाखा की स्थापना किए थे, तो वहाँ की नेपाल सरकार ने अंग्रेज़ों को सूचना दे दिया कि ये लोग यहाँ संगठन चला रहे हैं। तो बाद में सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और अब अपने आप ये आज़ाद दस्ता जो है संगठन क्या हो गया था, निष्क्रिय हो गया और ख़त्म हो गया। और अंतिम उसमें तक ये ख़त्म ही हो गया। तब तक आपको भारत छोड़ो आंदोलन भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप ऐसे करके जो है इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन अलग से आज़ाद दस्ता का आएगा तो इसको आप बता सकते हैं। देखिए एक और आंसर का फॉर्मेटिंग मेरे पास है इसी का, भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार के रेफरेंस या संदर्भ में, कि बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप, विस्तार और प्रभाव का क्या करें, विश्लेषण करें। देखिए इसको मैं कैसे लिखा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई थी, जिसमें महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे ने भारतीय जनमानस को गहरे तौर पर प्रभावित किया तथा पूरा देश गांधी जी के इस आह्वान पर इस पवित्र आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसका सबसे उत्कृष्ट रूप आपको बिहार में देखने को मिला। देखिए
मैं आपको लगभग 7-8 भूमिका बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया। अब आपको जो अच्छा लगे और भी अगर आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो बेहतर करके लिखने का कोशिश कीजिए। मेरे पास जो सबसे बेस्ट था, मैं यही आंसर लिखा था अपने कई बार मेंस एग्जाम में, यही आंसर लिखा हो, तो मैं यही आपको दिखा दिया। देखिए मैं कैसे लिखता था, ये मेरा कॉपी है लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन भी लिखा हुआ, इसका मैं आंसर लिखा हूँ, खुद का लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन देखिए, 1 2 3 4 5 लाइन का यही मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। मतलब इंट्रोडक्शन ऐसा लिखिए जहाँ पे सब बात शामिल हो जाए, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि ध्यातव्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि निम्न कारणों से तैयार हुई। मतलब इसका जो कारण था वही था, यहाँ कारण लिख दीजिए। कृषि मिशन की असफलता, अगस्त प्रस्ताव की असफलता भी आप जोड़ सकते हैं। भारतीय जनता की सहमति के बिना ही द्वितीय विश्व युद्ध को शामिल कर लिया गया। जापानी आक्रमण और ब्रिटिश अधिकारियों का भारत छोड़ना, और हम लोग को ऐसे ही छोड़ के चलना शुरू कर दिया था। अब वही लिखा यहाँ पे, उपरोक्त उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई में आयोजित हुई तथा 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही गांधी जी ने निम्न दिशा निर्देश क्या किए थे, जारी किए थे। आप देखिए ऐसे लिंक करके लिखिए, जब भी कभी बिहार का क्वेश्चन लिखे तो ऐसे देखिए, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, थोड़ा सा कारण लिखिए, ऐसे फ्लोचार्ट बनाइए कारण का, फिर लिखिए कि बैठक हुआ 8 अगस्त का, तो आप जरूर जिक्र कीजिए, यहाँ ग्वालियर टैंक जरूर जिक्र कीजिए, और यहाँ गांधी जी ने जो जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका जिक्र कीजिए। यहाँ देखिए वही मैं, हालांकि जब इसके पहले मैं पढ़ा रहा था जो शुरुआती दौर में इस लेक्चर में, तो मैं बताया था गांधी जी के क्या क्या दिशा निर्देश, वही सरकारी सेवक सैनिक त्यागपत्र ना दें, लेकिन कांग्रेस के प्रति राजभक्ति क्या कर दें, घोषित कर दें, छात्र आत्मसम्मान के साथ स्कूल जाना छोड़ दें, किसान लगान ना दें, राजे महाराजा जनता का क्या करें, सहयोग करें। ऐसे ही फ्लो चार्ट में, इसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट, ऐसे बना सकते हैं आप। हाँ देखिए, अब अगर वही गांधी जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार बिहार की जनता ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। चूँकि इस क्वेश्चन में स्वरूप की बात किया था, इसका नेचर क्या था, चूँकि मैं इसके पहले जितना भी मैं अभी 40 मिनट का वीडियो में बनाया उसमें आपका स्वरूप या इस मूवमेंट का क्या नेचर था इसका मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, इसलिए मैं इसमें आपको स्वरूप भी बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को शामिल किया हूँ इस ऑडियो में, वीडियो में। आइए देखिए स्वरूप में पहला क्या लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेचर या विशेषता या स्वरूप की अगर बात किया जाए, देखिए पहली बात ये स्वतः स्फूर्त या नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार 9 अगस्त को कर लिया गया, बाकी कोई नेता बचे ही नहीं, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये एक तरह से आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, हिंसक प्रवृत्ति का था, जन आंदोलन था, ब्रिटिश विरोधी था, और कई जगह आपको समांतर सरकार देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भूमिगत कार्रवाइयाँ भी, हमारे इस मूवमेंट में कई जगह भूमिगत कार्रवाइयाँ भी होती, मैं पहले इसको बता दिया, आप यहाँ जोड़ लीजिए भूमिगत कार्रवाइयाँ थी ना। अब यहाँ लिखिए, यहाँ लिखा हूँ, भारत के साथ साथ बिहार में भी यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त या नेतृत्व विहीन था। हालांकि गांधी जी पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनमानस को आंदोलन हेतु प्रशिक्षित कर दिए थे, जिस कारण कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने इस आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया। देखिए गांधी जी का रचनात्मक कार्य तो हमेशा चलता रहता था, उसमें कहीं ना कहीं वो जनता को शिक्षित तो करते ही रहते थे। भले ही गांधी जी जेल में थे, लेकिन फिर भी गांधी जी जो बात पिछले 20 वर्षों से हमारे देश के लोगों को बोल रहे थे, कैसे मूवमेंट करना है, क्या करना है, ये सबसे कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता तो शिक्षित हो ही गई थी। तो गांधी जी भले ही जेल चले गए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांधी जी का जो दिशा निर्देश था वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में था। आगे इसमें लिख सकते हैं कि गांधी जी और सहयोग सविनय में हिंसा के खिलाफ थे, परंतु इस आंदोलन में उन्होंने हिंसा को ब्रिटिश शासन विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रक्रिया का नाम दिया। गांधी जी ने कहा, देखिए ये जो हिंसा हो रही है ये ब्रिटिश सरकार के का ही परिणाम है, इनका इतना जो गलत शासन देश में चल रहा है उनके खिलाफ एक सामान्य सी प्रतिक्रिया है। आगे बिहार में किसान हो, मजदूर हो, छात्र, महिलाओं ने बड़े स्तर पर इस मूवमेंट में क्या लिया, भाग लिया तथा मास मूवमेंट का रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया। और बिहार में खास करके सिवान और सारण में कई जगह पैरेलल सरकार भी स्थापना हुई थी। हालांकि मैं पहले बताया था नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ भी कई जगह जो ना बिहार में भी आपको समांतर सरकार की क्या स्थापना हुई थी। तो ये जो है ना आपने स्वरूप या नेचर अगर जो पूछेगा तो आप इतना कम से कम ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा यहाँ जोड़ दीजिए, वही भूमिगत कार्य आज़ाद दस्ता का नाम दे दीजिए, राम मनोहर लोहिया का, जेपी का नाम डाल के आप इसके स्वरूप को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी देखिए इस क्वेश्चन का डिमांड विस्तार क्षेत्र भी था, तो मैं हालांकि पहले मैं बता दिया इसका विस्तार क्षेत्र क्या था।
सब वही बात है कि 9 अगस्त 1942 को सुबह ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इससे पहले बता दिया हूँ, ठीक ना। फिर इस गिरफ्तारी के विरोध में राज्य के सभी स्कूल शिक्षण बंद रहा, ठीक ना। फिर 11 अगस्त को वही छात्रों द्वारा जो सचिवालय में झंडा फहराने की कोशिश किया गया, यहीं पे 7 छात्रों की क्या हो गई, मौत हो गई। फिर 12 अगस्त को इस गोलीकांड के विरोध में पूरे पटना में गांधी मैदान में विशाल जनसभा आयोजित किया गया, ये सब मैं पहले बता दिया, ठीक ना। और सबसे महत्वपूर्ण आपको आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका रही, जिसमें कि इन्होंने भूमिगत आंदोलन किया, हिंसक किया, ये सब काम किया। और बिहार में कहाँ कहाँ देखिए, बहुत अगर शॉर्ट में अगर लिखना हो तो मैं वही कैसे लिखा हूँ। देखिए बिहार में अन्य स्थानों पर विस्तार, सिवान, सारण, गया, डुमराव गतिविधि लिख दिया मैं, सिवान में क्या हुआ लिख दिया, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ लिख दिया, ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या हुआ लिख। ये बहुत ही अगर एक ही प्रश्न में 3-4 चीज़ अगर वो बीपीएससी पूछ लिया तो कैसे बहुत ही कम पेज में बहुत ही कम शब्दों में हम मैक्सिमम बात लिखेंगे, आप इससे सीखिए। देखिए और बगल में यहाँ डायग्राम बना दिया, अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपका बहुत कम समय में मैक्सिमम आपको चीज़ें उसमें चला जाएगा और आपको नंबर भी क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। और मैं यहाँ देखिए वही बात में बिहार में तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 15,000 बंदी हुआ, 800 अधिक सजा हुआ, कितना मृत्यु हुआ, ये आप डेटा लिख सकते हो थोड़ा सा। अंतिम में देखिए इसका प्रभाव भी था, देखिए प्रभाव या महत्व या विशेषता में प्रभाव बोले या महत्व बोलें या इसका परिणाम बोलें, मैं पहले भी कुछ देर पहले मैं इसको डिस्कस कर दिया। लेकिन अगर बिहार में अगर स्पेशली अगर आपसे पूछे देखिए कैसे लिख सकते, मैं देखिए दिखा दिया। देखिए सकारात्मक या तत्कालिक प्रभाव या नकारात्मक या दीर्घकालिक प्रभाव, ऐसे प्रभाव या देखिए यहाँ प्रभाव भी लिख सकते हैं, परिणाम भी लिख सकते हैं या महत्व भी, एक ही चीज़ है। देखिए पॉजिटिव क्या है कि भारत को तुरंत आज़ाद कराने की मांग तेज हुई और 1947 में आज़ाद भी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की आज़ादी की मांग उठी, से अमेरिका ने उठाया, चीन ने उठाया। सरकार को भारतीयों के प्रति निष्ठा बदलनी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं भारी जीत मिलना इसी भारत छोड़ो आंदोलन का कारण माना जाता है। आगे देखिए बिहार में कांग्रेस की सरकार का गठन भी हुआ। देखिए मैं बिहार में स्पेशली प्रभाव दिखाया हूँ, वही भी बोल रहा हूँ। अगर कभी को अपन बिहार से संबंधित आया तो आपको बिहार की बातों का जिक्र करना है। संविधान निर्माण में बिहार के नेताओं की क्या हुई, भागीदारी हुई। फिर देखिए निगेटिव प्रभाव क्या लिख सकते हैं इसमें आप। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, ये सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट था इसका। SC/ST समुदाय की भागीदारी बिहार में बहुत ही कम रही इस मूवमेंट में। और 1944 के बाद बिहार में काफ़ी ज़्यादा दंगे भी हुए, ये भी आप लिख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट था। अब अंतिम मिला जुला के देखिए निष्कर्ष आप यही लिखेंगे। निष्कर्ष है भारत छोड़ो आंदोलन के विस्तार और प्रभाव ने ब्रिटिश शासन की 200 वर्षों की नींव को हिला दिया तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करना पड़ा। इस आज़ादी में बिहार की जनता ने अदम्य साहस व बलिदान का क्या दिया, परिचय दिया। तो आप इस तरह से जो इसको निष्कर्ष को ख़त्म करके लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक ना। और इसमें अब जो है ना कि जितना भी जो गांधीयन युग था, जो गांधीयन एरा का जितना भी मूवमेंट था, चाहे वो सहयोग हो, सविनय हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, वो सब ये मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो मैं जितना भी गांधी युग शुरू किया था, जितना भी लेक्चर, जैसे कि यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हो गया है, फिर असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन, ये पूरा गांधी युग का जितना भी मूवमेंट था वो सब मैंने कवर कर दिया। हर एक एंगल जितना भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में वो सब मैं कवर कर दिया। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना भी गांधी युग में जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ वो समझिए कि उनका ऑप्शनल भी इतना ही लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसके मतलब ऑप्शनल के लेवल पे मैं कोशिश किया हूँ आप लोग को पढ़ाने का, ठीक ना। तो ये आपका पूरा गांधी युग ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है ना इसमें अब लास्ट जो है ना एक बच गया आर्ट एंड कल्चर, जिसमें कि मॉडर्न आर्ट पढ़ना है पटना और पाल कला पढ़ना है। 3 कला बच गया और एक टॉपिक बच गया जितना भी गांधी, टैगोर और नेहरू का जो विचार है वो पढ़ना है। तो 2 मेनली इसमें टॉपिक बच गया हिस्ट्री के सेक्शन में, तो मैं वो भी कवर कर दूंगा। अब नेक्स्ट मेरा वीडियो जो है ना आर्ट एंड कल्चर का ही आएगा, मौर्य कला, पटना और पाल कला, वो ख़त्म करके तब नेहरू का जितना विचार है वो कर लेंगे। हाँ और देखिए कुछ ना पिछले 3 बार से बीपीएससी छोटे नेशनल मूवमेंट के टॉपिक पूछ रहा है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस पे पूछ रहा है या किसी और पे पूछा, तो वो मैं जब पीटी का रिजल्ट जब निकल जाएगा तो वो उसी से मैं बता दूंगा, अभी उसको करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री में जो 20-25 टॉपिक है मैं उसको पहले भी कवर कर रहा हूँ।
तो समझिए कि हिस्ट्री अब आपका 80% सिलेबस में कवर कर दिया, 20% बचा हुआ है, वो भी आने वाले कुछ दिनों में मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद मैं पॉलिटी का सेक्शन छोड़ूंगा, फिर पॉलिटी के बाद आपका चलेगा इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, तब जाकर आपका साइंस टेक चलेगा। तो ऐसे करके मैं मेंस का वीडियो लगातार आते चलेगा। और बाकी जिनको अनफैटिंग करना है, अनफैटिंग करने के ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं उसका नीचे लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम का, वहाँ जुड़िए। और मेरा जो होमवर्क फिर जो पीटी का चल रहा है उस पर भी आप लोग उस पर भी काम कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही कारगर है। वो हर एक बार जितना भी मैं बीपीएससी पीटी पास किया हूँ वही मैं यूज किया हूँ, उसी चीज़ों को फॉलो किया, तो उसको कीजिए, ठीक ना। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।